अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को आए लगभग 6 महीने हुए हैं कि इसके जाने की बातें भी शुरू हो गई हैं। ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन हुकूमत के अपने लोग बता रहे हैं कि हुकूमत ख़तरे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर दिसंबर में हुकूमत की तब्दीली के लिए बड़ी पुरुमीद है और ऑपोजिशन अलायंस शहबाज शरीफ की हुकूमत की जगह कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ भी दे रहा है। PTI का ये बयानिया रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग की इस पॉलिसी पर पुराने साथी भी अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का ये मानना है, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग को खौफ है कि अगर बानी PTI गुड लिस्ट में आ गए तो हमारा क्या बनेगा। इमरान खान पहले ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लचक दिखाई तो वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या यही होगा जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। जुबैर साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ समेत पूरी पार्टी ने मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ भी इमरान खान की हुकूमत के दौरान खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ कर चुके हैं। आपको याद होगा वो सिंध हाउस के फुटेजेस आपके जहन में अभी तक होंगे जिसमें राजा रियाज की सरबराही में तहरीक इंसाफ के MNS सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि वो ज़मीर की आवाज़ पर मुनरिफ हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ वो वोट डालेंगे। PDM जमातें उस तहरीक अदम एतमाद को एक आइनी मूव कहती रहीं। सवाल ये है कि क्या ये कहा जा सकता है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2022 में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई इमरान खान को निकालने के लिए? नून लीग को क्या पैगामात आ रहे थे? मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसका सर्वाइवल होगा कैसे? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। जुबैर साहब, सबसे पहले तो मौजूदा जो क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, ज़ाहिर है हम हमेशा एक बात करते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर, ख़त्म हुए बगैर मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ नहीं सकता। आज जब जमात इस्लामी भी इस्लामाबाद में पिंडी में धरना दिए बैठे हैं, एहसन इकबाल साहब से पूछें तो वो ये बात कहते हैं कि किसी के पास इतनी स्पेस नहीं है कि 1 रुपया इधर से उधर करें। हम तो आगे टाइट पोजीशन में हैं, अवाम के जज्बात से ना खेला जाए। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये अवाम की तौहीन है जो आप ये जो धरना देकर बैठ गए हैं, एहतजाज करने आ गए हैं इनडायरेक्ट। और वो साथ एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि अगर आपके पास माहिरीन की कोई टीम है, माहिरीन है तो आप ले आएँ। आप समझते हैं कि इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये हुकूमत नाकाम हो रही है, हुकूमत अपनी शिकस्त तस्लीम कर रही है, जो दूसरों से कह रहे हैं कि माहिरीन है तो ले आएँ हमारे पास? जी, ये जो 2-3 बयानात का आपने जिक्र किया, एहसन इकबाल साहब का बयान तो बिल्कुल खुल के ये इतराफ़ था कि हमारे पास कोई इस मुल्क में बेहतरी का कोई सलूशन नहीं है। और ये आपने सही कहा, चंद माह के बाद, अभी तो 5 साल में से 4.5 साल से ज़्यादा रहते हैं और आपने अभी इतराफ़ कर दिया कि हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो लेके आए। जमहूरी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। जब आप ये इतराफ़ कर लें और आप ये कहें कि किसी के पास कोई सलूशन है तो आप साइड पर हो जाते हैं, या तो आप हुकूमत से बाहर आ जाएं या आप असेंबली तोड़ते हैं। यही 2 तरीके होते हैं जमहूरी ममालिक में। ये नहीं कहते कि अगर आएँ तो हमें कमरे में बैठ के समझाएं कि क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि जज्बात से ना खेले अवाम के, मतलब अवाम के जज्बात, अगर उनको पहली तारीख को जो बिजली का बिल आएगा या आया होगा या अभी आने वाला होगा, उसमें जो चार्जेस लग के आएंगे और जो पिछले इतने अरसे से लग के आ रहे इस महीने उससे भी ज़्यादा होंगे, तो अवाम को तो जज्बात खुद ब खुद आएंगे। आपको किसी को भड़काने की ज़रूरत नहीं है। जब जेब खाली होगी और घर में रोटी नहीं बन रही होगी, खाना नहीं बन रहा होगा, तो जज्बात ही होंगे ना। जज्बात का इजहार भी ना करें। और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या मीडिया है, वो उसकी रिफ्लेक्शन करती है कि जो अवाम के जज्बात हैं। तो ये कहना कि जी आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, अवाम इतनी मुश्किल हालत में है और कोई खड़ा हो के जमात इस्लामी वाले धरना दे के कह रहे हैं कि जी जब तक इसका फैसला नहीं होगा कि जी आप किस तरफ जाएंगे और अवाम को क्या रिलीफ देंगे। और एक मैं सिंपल शाजिया, वो कहते हैं कि जी 1 रुपया इधर से उधर करने का नहीं है। 1100 बिलियन जो रखे गए हैं एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जो कि सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि MNAs को, अपने MNAs को फेवर करने के लिए, कि ताकि वो उनको डेवलपमेंट के नाम पर उनको पैसे दिया जाए और उसमें से फिर पैसे गायब हों। ये सबको पता है। तो वो 1100 बिलियन आपने अपने लिए रखे हुए हैं। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए फंड दिए जाते हैं, वो गायब होते हैं, वो लगते नहीं है। मतलब सबको पता है ना, 100% नहीं खर्च होते हैं, उसमें से 50% ज़्यादा खर्च होते हैं, सबको पता है। तो अगर उसमें से आप रिलीफ क्यों नहीं दे देते?
दूसरी बात ये जो सबके सामने है, आपने अवाम को ये कहा कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। अब बिल्कुल आपने टैक्स भी लगा दिया, और टैक्स कितने लगाए? 40% ज़्यादा टैक्स लगाए। और नेशनल असेंबली के बजट 50% बढ़ गया, सेनेट का बजट 50% बढ़ गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट कुछ 60% बढ़ गया, प्रेसिडेंट हाउस का बजट मतलब अपने तो आप अखराजात आप कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल हालात हैं। और वो जो पिछले साल हमने जो गुजारा किया था ना चंद 100 बिलियन रुपए में, जो प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या नेशनल असेंबली या सेनेट का, उसमें गुजारा नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिप्स भी और करने हैं, हमें और ज़्यादा लोगों को साथ लेके जाना है, हमने और ज़्यादा याशियाँ करनी है, हमने और ज़्यादा खाने करने हैं, हमने और महंगी कारें खरीदनी है, हमें और स्टाफ चाहिए, हमें और बोनसेस देने अपने स्टाफ को। तो उसके लिए तो हमें पैसा चाहिए। ये डेवलपमेंट फंड जो दिए जाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि 50% खर्च होता है, ये इसका ऑडिट नहीं होता? कोई पूछता नहीं है कि 1 करोड़ आपको दिया है, 50 लाख लगे, 50 लाख कहां गया? होता है। और नहीं देखिए, वो जो प्रोसेस होता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उसमें अगर कटौती की जाए और बिजली के बिल के मद में कोई एडजस्टमेंट की जाए, तो वो सबसे ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और आसान तरीके आगे जाने के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि अवाम की आप चीखें निकलवा दें, अवाम के लिए जीना हराम कर दें, और मैं कहता हूँ 100% भी लग जाए, हालांकि 100% तो नहीं लगता, 100% भी लग जाए तो वो रोड तो बाद में बन जाएगी। वो जो अवाम है जो भूखे मर रहे हैं उनको पहले तो रोटी मिल जाए ना, वो तो बिजली के बिल पे करते हैं। ये तो नहीं आप कर सकते कि उनकी औरतों को कहें कि वो जेवर बेच के अपने बिजली का बिल पे करें, और वो कोई एक दफा तो नहीं पे करना एक साल में, वो तो हर महीने पे करना है। अगर बिजली का बिल नहीं देंगे तो कट जाएगा। तो जिसके पास 2 कमरों का भी छोटा सा क्वार्टर है उसके लिए भी इम्पॉसिबल है। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत को सोचना। जुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आईपीपीज में भी यही मैं पूछने वाली हूँ आपसे कि आईपीपीज के मुआहदों को जब रिव्यू करने की बात करते हैं हम लोग भी, जो जमात इस्लामी भी कर रही है, तो हुकूमत बुखला क्यों जाती है? क्या वाकई सॉवरेन गारंटीज ये रुकावट बनती हैं? क्या वाकई जो हमें आज सुनाया जा रहा है कि भारी जुर्माने जिस तरह रेकॉर्डिंग में हमें भुगतना पड़ा वो भुगतने पड़ जाएंगे तो हमारा तो दिवालिया हो जाएगा? तो क्या वाकई सब कुछ ऐसा है, ऐसी पिक्चर है जो हुकूमत पेश कर रही है आज? ऑल दो गौर एजाज साहब बड़ा बोल रहे हैं इस पे। देखिए ना, दो चीज़ें ना शाजिया। एक तो ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत को इस चीज़ का मुजाहरा करना चाहिए कि जो हुकूमत ने, जिस भी हुकूमत ने, जब भी हुकूमत ने जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसको हमें हर सूरत में ऑपरेट करना है और उससे बाहर नहीं निकल सकते यूनिलैटरली। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि जो कंपनी या जो बिजली के कारखाने जो बिजली ही नहीं बना रहे हैं, भाई वो तो ये था कि अगर आप मैं बिजली बना रहा हूँ और हुकूमत कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए आपसे, तो मुझे आप पैसे दें। लेकिन जो हुकूमत जो फैक्ट्री बनाने की पोजीशन में नहीं है, बंद पड़ी हुई है, उसको आप कैपेसिटी पेमेंट क्यों दे रहे हैं? एक तो ये बड़ा क्लियर है। ये तो इसमें आप क्यों नहीं उसके साथ नेगोशिएट कर सकते और क्यों नहीं बता सकते कि आपकी तो अहलियत ही नहीं बिजली बनाने की, तो आपको हम किस तो ये मुआहदों में ये चीज शामिल होगी ना जुबैर साहब कि अगर आप बिजली बनाए ना बनाए हम आपको पेमेंट करेंगे? इसका मतलब है मुआहदे ऐसे हैं गलत। बिजली ये तो नहीं कि लिखा कि बिजली बनाएं या ना बनाएं, बिजली लें या ना लें, ये लिखा हुआ है कि हुकूमत अगर बिजली ना ले तो हम आपको पेमेंट। दूसरी बात ये है कि 10% से कम जो बिजली पैदा कर रहे हैं या जिनकी अहलियत ही नहीं है 10% से ज्यादा पैदा करने की, उनको क्यों नहीं बता सकते कि भाई हम आपको 100% 100 रुपए क्यों दें, जबकि आपकी तो अहलियत ही 10 रुपए से ज्यादा बनाने की नहीं है बिजली। तो और उसका बोझ किस पर आता है? और दूसरी बात यह है शादिया, जो बात करने की है, पिछले 2 साल में जब से ये हुकूमत आई है तो हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो बड़े हैं और बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमारी जो कलेक्शन है वो कम हुई है और बहुत ज्यादा कम हुई है। अप्रैल 2022 में यूनिट 16 का था, इन्होंने कहा था 12 का करेंगे, आज 70 का हो गया जी, 12 का जी। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसके जो लॉसेस हैं पिछले 2 साल के, वो सारा खमियाजा किसके ऊपर आ रहा है? वो अवाम के बिजली के बिलों में आ रहा है। आपने हिसाब देने के 2 साल में ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली जो है वो आप पास ऑन नहीं कर सकते अवाम को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी आपने बड़े आराम से कह दिया हुकूमत ने कि जी जो बोर्ड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, क्योंकि ये नाअहल है पिछले 2 साल में, इसको चेंज किया जाएगा। तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाती है? उसका खमियाजा किसको भुगतना चाहिए?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बार फिर कौमी हुकूमत और नए इलेक्शन को सियासी डेडलॉक का अव्वलीन हल बताया जा रहा है। जहां पीटीआई अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के मिशन पर है, वहीं हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात कराने का मशवरा देने लग गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नय्यर हुसैन बुखारी ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत समझती है कि हुकूमत को ख़तरा है तो असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन करवा लें। उन्होंने शिकवा किया कि अगर ऐसी कोई बात थी तो हुकूमत हमसे शेयर क्यों नहीं वो करती। उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर ये डिलीवर तो करें। सदर मुमलिकत जरदारी साहब ये बात कह चुके हैं कि आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि अपोजिशन तो अपोजिशन, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सदर साहब की नहीं सुन रहे हैं? क्या वाकई हुकूमत किसी मामले में अपने सबसे अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को मुशावरत में नज़रअंदाज कर रहे हैं? कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से मायूस हो चुकी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की पीपल्स पार्टी को बर वक्त एतमाद में ना लेने की रविश और पीपल्स पार्टी की बढ़ती मायूसी हुकूमत को भारी भी पड़ सकती है। अभी 2 दिन पहले गवर्नर पंजाब ने हमारे ही शो में कहा था कि हम कुछ अरसा और देख लेंगे, अगर हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो सोचना होगा। क्या कहा था गवर्नर पंजाब ने, ज़रा देखिए। बड़े फैसलों पे आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता, ये कुछ छोटी देखिए, अगर नहीं लिया जा रहा तो एक सब्र का पैमाना होता है ना, कितने टाइम तक वो हो सकता है। 6 महीने तो चले बर्दाश्त हो गया, 6 महीने और बर्दाश्त हो जाएगा। अच्छा, उससे आगे फिर मैं मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा, उससे अगले 6 महीने हो जाएगा। आखिर तो फिर हाथ खड़े करना ही पड़ेंगे ना, जिम्मेदारी का एहसास तो दोनों को करना पड़ेगा ना, 5 साल कि ये जो तजर्बा है इसके बाद ऑप्शन कोई नहीं है। यह अदम इत्मीनान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रही हैं। अपोजिशन जमातों के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि 3 महीने की नेशनल गवर्नमेंट बनाकर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। कौमी हुकूमत की तजवीज़ हालिया दिनों में सबसे पहले अपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने दी। जब यही सवाल एक प्रोग्राम में पीटीआई के अहम रहनुमा असद कैसर के सामने रखा तो वो भी इस पर राज़ी नज़र आए। अगरचे कौमी हुकूमत जैसा कोई लफ्ज़ आयन में नहीं, लेकिन ये लफ्ज़ पाकिस्तानी सियासत में भी नया नहीं है। अगरचे कौमी हुकूमत में मुल्क की सारी ही जमातों की मुनासिब नुमाइंदगी होती है, लेकिन माजी में शहबाज शरीफ भी माइनस इमरान खान कौमी हुकूमत की तजवीज़ देते रहे हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी 16 महीनों की पीडीएम हुकूमत को कौमी हुकूमत ही मानते रहे हैं। सवाल यह है कि मौजूदा हालात में क्या वाकई कौमी हुकूमत ही मुल्की मसाइल का हल है? ऐसा क्यों है कि मुल्की सियासत घूम फिर कर आज फिर वहीं की वहीं खड़ी है जहाँ 2 साल पहले खड़ी थी? हालात भी वही हैं, वही फ़ैसले, वही तनाज़ात आज तक मौजूद हैं, अभी तक मौजूद हैं। तो क्या इसका वाहिद जो हल है वो नेशनल हुकूमत है, ताकि सारे मामलात हल हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो और नए इलेक्शंस में जाया जाए? मैं बात करूंगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, ये जो नेशनल गवर्नमेंट की कभी बातें हो रही हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को ख़तरा है, नवंबर दिसंबर में सरगोशियाँ सुनाई दे रही हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो 8 फरवरी के इंतखाबात नल एंड वॉइड हो जाएंगे। हुकूमत अपने ताई ख़तरा महसूस कर रही है, तहरीक इंसाफ को अपने ताई उम्मीदें हैं, लेकिन अब नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि मसाइल का हल, ये डेडलॉक टूटेगा अगर कौमी हुकूमत बन जाए? देखिए, इस तरह के ख्यालात जो मावरा आइन भी हैं, पहले माजी में भी इस तरह के ख्यालात या इस तरह के सोचें आती रहीं, लेकिन देखना ये क्यों पैदा होती है? जब निज़ाम नहीं चल रहा होता, मसाइल का हल नहीं निकल रहा होता और चीज़ें तनाव का शिकार होती हैं, तो फिर कुछ तो वो होते हैं जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आइन से मावरा है। आइन के साथ चलते हुए मसाइल का हल नहीं निकल रहा तो आइन से मावरा क्या हल निकल जाएगा? ऐसा कोई सोच आइन के तहत जो ना हो, पहली बात तो यह है कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और अगर हो भी तो वो कैसे मसाइल का हल निकाल लेगी? असूली तौर पे तो ये है कि इदारे, तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें, हुकूमत, अदलिया हो, एजेंसीज हो, सब अपने अपने दायरा कार के तहत तरह के काम करें। और पाकिस्तान के लोग भी चुनाव करते वक्त जब कभी उनको मौका मिले वो जज्बात से बाहर निकल के चुनाव का फैसला करें। अदरवाइज किसी वक्त थोड़ा बेहतर होगा, किसी वक्त फिर दोबारा खराबी का अमल शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी में अवाम के चुनाव में जज्बात का अमल दखल था? बहुत ज्यादा था।
इमरान खान के लिए जज्बात थे, तो जज्बात की कदर नहीं करनी चाहिए? जी, जज्बात की कदर, जज्बात एक और रंग होता है, जज्बाती रंग में फैसले करना एक और रंग होता है। बिल्कुल जज्बात की कदर करनी चाहिए, और जज्बाती रंग में भी अगर लोगों के फैसले हैं तो वो फैसले हैं बहरहाल, क्योंकि हमने लोगों की राय ली है। मैं तो ये तजवीज दे रहा हूँ कि जज्बात से हट के फैसले करने चाहिए, अकली दलील से, लेकिन जज्बात के तहत भी किए गए फैसले जो हैं वो मोहतरम फैसले होने चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। सही, लेकिन कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा इसलिए दिया जा रहा है कि तमाम मामलात पर इत्तफाक किया जाए कि मसाइल का हल एक ही चीज़ में है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चकजई साहब ने भी कुछ रोज़ पहले यही बात की कि कौमी हुकूमत बनाएं, सारे मामलात मसाइल को डिस्कस करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे करवाने हैं ये सारे फार्मूलाज हम लोग तय करें, मिलकर बैठकर सब लोग, फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, तो ही जो मुल्की मसाइल है उनका हल निकाला जा सकता है। ये जो फ्री एंड फेयर मसाइल का हल है उसके लिए कानून साजी है, ये तो फिर सिटिंग पार्लियामेंट करेगी ना। अगर आप कोई कानून साजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आइए, आप सारी जमातें बैठ के पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, वो बैठ के फैसला करें आइंदा इलेक्शन कमीशन कैसे चलना चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए। फर्ज करें ये गवर्नमेंट खत्म होती है, असम्बलियां खत्म हो जाती हैं और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम पे कौमी हुकूमत बनती, फर्ज करें बनती है, जो कि नहीं बन सकती लेकिन बन जाती है, तो उसने फिर कानून साजी करनी होगी ना कोई राय दे के। वो कानून साजी तो नहीं कर सकेगी, इसलिए कि उस वक्त तो कोई असेंबली नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? फिर हम ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस की मुद्दत थोड़ी होती है, तो उसके जरिए होने वाली कानून साजी कितनी मुस्तहकम और मजबूत होगी। सो बेहतर यह है कि हम रैशनली देखें कि अगर हमने कौमी हुकूमत बना के इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के अमल को शफाफ करना है कि माजी के इलेक्शन की तरह इलेक्शन ना हो, तो फिर उसके लिए फोरम पार्लियामान है। हमने भी अपनी हुकूमत के दौर में जो इलेक्शन लॉज है उसमें तरमीम की थी, मुस्लिम लीग ने भी की थी, हमने COD किया था, उससे कुछ चीजें बेहतर हुई। सही, हुकूमत को कोई खतरा है नवंबर दिसंबर में, जो हुकूमत खुद भी बातें कर रही है, नून लीग वाले भी बातें कर रहे हैं? जी, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब से मंसूब एक बयान सुना है, उसके अलावा तो हुकूमत नहीं बात कर रही मेरे ख्याल में। उन्होंने कोई बात की है कि मुझे ये खदशा है या किसी खदशे का इजहार किया है, मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। खदशा नहीं, बकौल उनके कि PTI की निजी महफिलों में ये बात हो रही है, इसका मतलब है PTI की निजी महफिलों में जो बात होती है वो ख्वाजा आसिफ तक पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं और वो ये बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमारे हक में ज़ाहिर फैसले होंगे, 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे देंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे, फिर हम लोग नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो ये सुनकर लगता है कि हुकूमत शायद कोई ख़तरा महसूस कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस गुफ्तगू को ही देखिए, इसका मतलब है कि आज PTI वाले मौजूदा सिस्टम से या मौजूदा अदालत से मुतमईन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस उनके हक में फैसले नहीं दे रहे, अगले चीफ जस्टिस के बारे में वो उम्मीद है कि वो उनके हक में फैसले देंगे। आज वो उनके हक में फैसले नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि वो उनकी जात के ऊपर भी शक ही कर रहे हैं ना। तो वो तो कह रहे हैं, वो तो अलल ऐलान कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब को हमारे इस केस से अलग होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में तो चले उन्होंने जो रवैया इख्तियार करना था वो कर लिया, वो तो काजी फायज ईसा साहब को घर भेजने के चक्कर में थे, वो भी काजी साहब ही है ना जिनको इमरान खान भेजना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद अगर वो आने वाले चीफ जस्टिस साहब के बारे में इस खुशफहमी के शिकार हैं, दुरुस्त या गलत एक तरफ, ये है कि जब वो आके उनके हक में फैसले करेंगे, अगर ये है तो पहले तो वो फिर अदालत को मुतनाज़ा बना रहे हैं ना। वो अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस हमारा होगा, तो क्या ये मुल्क के निज़ाम चलाने के लिए काफी है? इस तरह चल पाएगा? के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पहले ही सियासी, मुआशी और अदालती महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में जमात इस्लामी के धरने ने हुकूमत को एक नई मुश्किल में डाल रखा है। जमात इस्लामी पिछले 10 दिन से लियाकत बाग में धरना दिए बैठी है और मुतालबा कर रही है कि हुकूमत IPPs के साथ होने वाले मुआहदों को रिव्यू करे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान 2 बार मुज़ाकरात हुए,
नतीजा कोई नहीं निकला। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने आज कहा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी हुकूमत की थी, अब हुकूमत खुद ही मुज़ाकरात से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी ने मुतालिबात मंजूर ना होने पर मुल्कगीर धरनों और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी करना क्या हुकूमत के लिए मुमकिन है? क्या हुकूमत ने IPP मालिकान को इस इशू पर ऑन बोर्ड लिया है? ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हुकूमत को अवाम की बजाय IPPs का दुख खाया जा रहा है? IPPs कुछ मकामी भी हैं, चले इंटरनेशनल मुआहदों को तो आप नहीं छेड़ सकते, सॉवरेन गारंटीज़ हैं, लेकिन क्या मकामी मालिकान से बातचीत नहीं हो सकती? अगर से बिजली पैदा करने वाली इन कंपनियों के साथ किए गए इन अवाम दुश्मन मुआहदों की गंगा में हर सियासी पार्टी ने हाथ धोए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज की मौजूदा हुकूमत इन जालिमाना मुआहदों के दिफा में खड़ी नज़र आ रही है। कल हमारे प्रोग्राम में जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अजीम साहब ने ये कहा कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए। अगला लाहेअमल क्या है आप लोगों का? कब तक बैठे रहेंगे? मुतालबात ना माने तो फिर तो आप देखिएगा कि इस एक धरने से 5 धरने जन्म लेंगे, उन 5 धरनों से सैकड़ों धरने जन्म लेंगे। फिर हम सिविल डिसओबीडेंसी की तरफ जाएंगे। अच्छा। हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। कभी वजीर तवानाई कहते हैं कि इन मुआहदों को छेड़कर रेकोडिक मंसूबों की तरह जुर्माने नहीं करवा सकते, तो कभी वजीर आजम कहते हैं कि इस मामले पर सियासत ना की जाए। क्या इन महंगे तरीन मुआहदों पर नजरसानी करने के लिए हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब आपका। अली गौहर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो जाहिर है ऑलरेडी एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, हमारी मईशत भी ज़ाहिर है स्टेबल नहीं है। आपको पता है कि आवाम बिजली के बिलों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंग है, बिजली और महंगी होने जा रही है। IPPs के साथ मुआहदे जो किए हैं उन पर आवाज़ें उठ रही हैं। जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है। अब कल हमारे प्रोग्राम में भी अमीरुल अजीम साहब ने ये बात कही कि अगर मुतालिबात हुकूमत ने ना माने, 2 बार मुज़ाकरात हो गए हैं, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। अगर ऐसे ही हुकूमत जो है वो हमारे बात नहीं मानेगी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। तो ये मामला तो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि जिस तरह से ये मुआहदे हैं, बिल्कुल आपने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अपने इंट्रो में एक बात की कि उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पर सियासत ना की जाए। आपको याद होगा कि जिस तरह से IMF के साथ जो साबका हुकूमत ने मुआहदे किए और जिन संगीन शराइत के ऊपर किए, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं था। और उसके बाद जाती दफ़ा वो उन मुआहदों को सोप ताज करके गए और उसके बाद खतूत भी लिखते रहे। इसी तरह से लेकिन ये इतने सारे मुआहदे 2018 में तो नहीं हुए ना अली गौहर साहब? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, इसमें साबका जो हुकूमतें हैं वो तमाम हुकूमतों के अदवार में हुए हैं। और ख़ास तौर पर मैं चले यही कह देता हूँ कि मादिये करीब में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त बिजली की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और हमने मुआहदे किए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए। उसके बावजूद आपने देखा कि 5.5 रुपए से लेकर 6.5 रुपए तक यूनिट का रेट था, जो कि और महंगाई की शरह 4% थी। इसका मतलब है कि ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा रखा बल्कि उनकी कीमतों को भी कंट्रोल रखा। असल इशू सिर्फ नहीं, लेकिन ऐसे मुआहदे किए कि आपके पास कैपेसिटी उतनी है नहीं बिजली को स्टोर करने की, बिजली इस्तेमाल करने की। अगर 45,000 मेगावाट का आप लोगों ने मुआहदे किए हैं, बिजली हम ले रहे हैं 25,000, बाकी जो 20,000 के पैसे हम दे रहे हैं, बिजली हमें मिल नहीं रही है, वो बनाती भी नहीं है। लेकिन ऐसे जालिमाना मुआहदे हैं और फिर रेट्स भी डॉलर में, पे भी डॉलर में कर रहे हैं। तो बात यह है कि ठीक है, आप लोगों ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मुआहदे किए, लेकिन ऐसे जालिमाना मुआहदे कि आज पूरी आवाम भुगत रही है इन मुआहदों को। देखिए, बात यह है कि जो बिजली के मुआहदे हुए हैं वो उस दौर में भी तो हुए थे जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, और ये 2 मुख्तलिफ बातें। देखिए, बुनियादी बात ये है कि सिर्फ ये नहीं कि ये मुआहदे, बुनियादी बात ये है कि जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए गए और उन कर्जों के ऊपर एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि उनको छू मंतर के जरिए उड़ा दिया गया
और उनको करप्शन की नजर किया गया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, सबसे पहले पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यूएशन करने के लिए बानी पीटीआई ने अहम किरदार अदा किया और डार साहब की और हमारी 2013 से 18 की हुकूमत को तनकीद करते थे। उस दिन से लेकर आज तक आपको पता है कि महंगाई प्रॉपर तरीके के साथ कंट्रोल नहीं। आप मुझे एक बात तो बताएं, अप्रैल 2022 में आपको पता है यूनिट कितने का था? देखिए 16 रुपए का, 16 रुपए का यूनिट था, आज 70 का यूनिट है। उस वक्त जब आप लोगों ने अदम एतमाद के बाद जब ये सारा मामला हुआ था, अप्रैल 2022 में कहा यह गया था कि हम लोग जो है यूनिट 12 रुपए पे लेकर आएंगे, तो आज यूनिट कितने पे है? 70 रुपए में। आप लोगों ने अदम एतमाद जो की थी तो इसी वजह से की थी ना कि मुल्क की मईशत खराब हो रही है, डूब रही है, हमने मुल्क को सहारा देना है, और उस वक्त कहा था कि हम यूनिट 12 पे लेके आएंगे, तो आज तो यूनिट 70 का है। अगर जो पार्टी, और ख़ास तौर पर एक पार्टी जो पाकिस्तान को हर वक्त डिफ़ॉल्ट हालत में देखने की बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते हैं और उन्होंने मुल्की मुआहिदों को जो है वो सोबताज करने की भी पूरी कोशिश की और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की है, तो उनको ये भूल गया है कि जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं वहाँ के बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, आपको बाहर से इंपोर्ट्स ख़त्म हो जाती हैं, शदीद मसाइल होते हैं। जो पाकिस्तान की अवाम इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने को बर्दाश्त नहीं कर पा सकती थी। लेकिन ये इस मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि जो वो 4 साल की करप्शन के जरिए पाकिस्तान का भट्ठा बिठाया गया था मीशत का, उस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना भी ये आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। जुबैर साहब को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हटाया इसलिए था, ज़बरदस्ती हटवाया गया नवाज शरीफ साहब ने, और नून लीग के कुछ लोग ये चाहते थे कि इमरान खान को हटाकर इक़्तिदार लिया जाए, इक़्तिदार पर जो है ना वो हम जमकर जाकर बैठ जाएं। बात ये है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इक़्तिदार के लालच में अदम एतमाद लेकर आए थे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, बिल्कुल वो काबिल एहतराम हैं और अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब आप उनके बयानों को मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोड नहीं कर सकती। दूसरी नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जाहिर सी बात है वो एक हिस्सा रहे हैं ना नून लीग का, तर्जुमान रहे हैं मरियम नवाज के, नवाज शरीफ साहब के, तो क्या आपको लगता है वो झूठ बोलेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं। जब वो तर्जुमान रहे उस वक्त का कोई बयान कोट करें तो मैं जरूर उसको तस्लीम करूंगा, लेकिन जब वो तर्जुमान नहीं रहे पार्टी के साथ, उनका मतलब है कि ज़ाहिर फासला आ गया, तो मैं नहीं समझता, और ज़ाहिर अब तो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद उनकी बात कोर्ट की बाहर आती। उन्होंने जो भी बात की, असल मसला ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद थी, वो तहरीक अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी तरीके के साथ की गई थी, किसी गैर कानूनी तरीके के साथ नहीं थी, और असम्बली में वोट के जरिए, बल्कि उसके बरक्स सूरी के जरिए पाकिस्तान के आइन और कानून को तो पीटीआई ने तोड़ा था। लेकिन जिस तरह से आपका सवाल है आईपीपी के मुआहदों का, तो इस पर गवर्नमेंट जो है वो बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि हम इसको किस तरह से रिव्यू में ले जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर रीशेड्यूलिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे भी फ़र्क पड़ेगा। उस पर भी गवर्नमेंट गौर कर रही है, और पिछले दिनों जो हमारा डेलीगेशन चाइना नहीं, हुकूमत तो कह रही है कि अगर छेड़ेंगे तो मसला हो जाएगा, छेड़ेंगे तो जुर्माने हो जाएंगे, छेड़ेंगे तो हमने तो सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जाहिर है कि जिन आईपीपी के साथ मुआहदे हैं उनसे गुफ्तगू शनीद हो सकती है। पिछले दिनों चाइना जो डेलीगेशन गया था वो भी इसी सिलसिले में था, और उसमें रीशेड्यूलिंग पर भी बात हुई है। तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो भी पॉसिबल, हाँ ये नहीं है कि हम इन मुआहदों से मुनहरिफ हो जाएं, वो स्टेट टू स्टेट मुआहदे होते हैं, उससे बिल्कुल हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन इसमें जो बेहतरी लाई जा सके, जो उनको रिव्यू किया जा सके, जो उनको रीशेड्यूल किया जा सके, तो उस पर यकीनी तौर पर गवर्नमेंट अपनी पूरी एफर्ट पुट करेगी, और मैं तवक्को करता हूं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, मेरे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इसे रोज़गार की तलाश कहें या बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब, बेइंसाफ़ी कहें या मेरिट की कमी, रोज़ाना लगभग 2000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और बदकिस्मती से इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, माहिर हैं, काबिल हैं, जिनके हाथ में कोई हुनर है। मुल्क छोड़ने के रुझान में 2021 में बड़ा इजाफा देखने में आया था, जब तकरीबन 3 लाख लोग मुल्क छोड़कर गए थे। फिर 2022 में ये तादाद बढ़कर 8,32,000 हो गई, जबकि 2023 में 8,63,000 तक ये तादाद पहुंची। इस साल अभी तक 3.25 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं इस नए साल में। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 91 नंबर पर आ रहा है और वीज़ा रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर भी मुल्क का हर फर्द, खुसूसन नौजवान, पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल को ख़तरा समझ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग तकरीबन 94% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हालात से मायूस हैं और इस मायूसी में पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। इनमें 60% सिर्फ नौजवान हैं। अगरचे अपनों से दूरी एक बड़ा ही दुख भरा अमल होता है, लेकिन फिर भी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिल पर पत्थर रखकर ये सब कुछ हर कोई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल को देखते हुए हमारा मायूस नौजवान ये कर गुजरने को तैयार है। मुल्क का एक दानिश्वर तबका इसे मुल्क की इकॉनमी के लिए अच्छा भी समझता है। इसका मानना है कि हमारे लोग बाहर जाकर वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा, जो कि पाकिस्तान की कुल बरामदात से भी ज़्यादा है। लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले ये अफराद हमारे मुल्क के लिए यकीनन ब्रेन ड्रेन हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के लिए मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल किया है। लेकिन जब मुआशी मौक़े नहीं मिलते तो वो बैरून मुल्क मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो, सियासी इस्तेहकाम हो, रोज़गार के मौक़े फ़राहम हो, बेहतर मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ मिले नौजवान नस्ल को, तो यकीनन ये अफराद बैरून मुल्क जाने की बजाय मुल्क में अपने वालिदैन, बच्चों, अहले खाना के साथ रहना पसंद करें। इस सूरत हाल में हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना होगा कि वो आला तालीम याफ्ता प्रोफेशनल्स की कमी को रोकने के लिए मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करे, वरना ब्रेन ड्रेन जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए यकीनन एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी पर मैं बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, हम बात कर रहे हैं आज कि हमारे मुल्क का जो नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, किसी के पास MBA की डिग्री है, किसी ने MBBS किया हुआ है, लेकिन उन्हें यहाँ पर अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र नहीं आता। वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। आपको पता है कि एजेंटों के हाथों कई लोग लुट जाते हैं। एक तो माँ बाप पहले पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करें और फिर एजेंटों को दें कि हमारे बच्चों को बाहर पहुँचा दो। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, नाअहली है हमारे सियासतदानों की कि खुद ऐसी पॉलिसीज इन्होंने बना दी हैं कि हर कोई मुल्क छोड़कर जाना चाह रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं तो खुद छोड़कर चला गया था। ये तो जनरल मुशर्रफ की वजह से मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ। मैं तो इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि ये मेरिट ख़त्म हो गया, सिफारिशें चल गई, आप पैसे अभी करप्शन, लूट मार, हर चीज़ बढ़ गई। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के लिए मैं लड़ा हूँ, बच गया हूँ, शहीद नहीं हुआ, लेकिन मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ। ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? खैर मैं आ गया वापस जनरल साहब आए जब टेक ओवर हुआ उसके बाद। बट द क्वेश्चन इज, आपने आज का सवाल किया, ये वही पुराना सवाल है। लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन रेशो बढ़ती जा रही है। जिस वक्त आप गए शायद ये रेशो नहीं थी। नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत कम थी। अब बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है, इसलिए कि मैंने शायद आपके शो में भी कहा है शाजिया, 3 टेलीफोन कॉल्स, 2 सिफारिशें, 5 चिट्टे ना आपके साथ जाएं, आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आप मेरिट में करना चाहें, काम नहीं होगा। यहाँ मेरिट खत्म हो गए, खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ। ये टीवी पे आके लोग बड़े तबसरे दे देते हैं, हाँ जी ये हो जाएगा, वो सब झूठ है, सब झूठ है। इनके अपने बच्चे इसी जो मैं बात कर रहा हूँ उसी से ये इफेक्ट हुए हुए सारे। लेकिन हम सच बोलना नहीं चाहते।
हम बताना नहीं चाहते कि करप्शन कितनी है, काम कितना खराब हो रहा है। ये सब ठीक हो सकता है, शाजिया, ठीक हो सकता है कि जब आप अपनी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं और आपके जो ऑफिशियल्स हैं, ये कारकुन हैं, ये आपके साथ बिल्कुल सही बर्ताव से काम करें, आप मेरिट पे करें, लॉफुल करें, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आजकल सिर्फ ये नहीं, स्टूडेंट्स और नौजवान तबका जिनके अरबों रुपए के बिजनेस है ना, उनको भी खदशा पैदा होना शुरू हो गया है कि हमारे बिजनेस डूब जाएंगे। यकीन करें कोई मशवरा देता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। कभी इंसान सोचे कि आपके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन हर कोई मशवरा देता है कि पाकिस्तान में हालात ही नहीं है कि कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए। जिनके अरबों रुपए के बिजनेस है वो छोड़कर जाना चाहते हैं इस मुल्क को, इसलिए क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बिल्कुल 0-0 है। जो मैंने पहले कहा, अगर आपके पास कुछ सिफारिश नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेसिक चीज। बड़े ऑफिसर्स हैं, खुदा की कसम बड़े ऑफिसर्स हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हैं, कि जो कि मुल्क के लिए काम करते हैं एंड बिला लॉस, करप्शन कोई नहीं है इनके अंदर। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो पोलिटिसाइज हो जाते हैं और वो काम नहीं करते, वो फिर टाउट्स बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और आप देखेंगे कि उसके अंदर अवाम का कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि अवाम से आपको लूटा जाएगा। अभी आई है मरियम, मुझे इस पे होप है, मरियम पे बहुत होप है। ये मुझे लगता है ये चेंज ला सकती हैं, ये ला सकती हैं, प्रोवाइडिंग आपका जो निचला अमला है ये बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल साफ हो। मुझे पता है इनके साथ जो 2-4 लोग लगे हुए हैं, मैं इनके कारनामों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मरियम हैज टू गेट रिड ऑफ दिस पीपल, बिलीव मी। ये सब टीवी पे आके वो चमचे बन जाते हैं, हम ये करेंगे वो करें, कख नहीं कर दे। ये सिर्फ मरियम को खराब करेंगे, नवाज शरीफ को करेंगे, शहबाज को करेंगे, इधर से इमरान को करेंगे, इधर से जरदारी को करेंगे। ये नीचे जो सैटेलाइट्स हैं आपके, कल वो कहा है ना जमात इस्लामी के अमीर ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों 1500 सीसी गाड़ी जो है उसमें सफ़र नहीं कर सकते? क्या उनकी शान में फ़र्क पड़ जाएगा? क्यों हमारे खर्चों से हमसे जो टैक्स आप बढ़ाई जा रहे हैं, हमसे बिलों में आपने तरह तरह के टैक्स ले लिए हैं। आप देखें बड़े बिल मैंने ऐसे देखे हैं कि उनका 150-150 बिल होता है और 2,500-3,000 हज़ार उसमें टैक्स डले हुए होते हैं। तो बात यह है कि इनके शशके ही नहीं ख़त्म होंगे तो पाकिस्तान जो मुल्क है वो नीचे डूबता चला जाएगा। अगर ये खुद आपका लीडर नहीं करेगा, आप भूल जाएं कि कोई चेंज आएगा। लीडर खुद नहीं करेगा, बिलीव मी, ये निचले भी नहीं करेंगे। यार प्रोटोकॉल इनको किसने मारना है खुदा के लिए? यार इनको कौन मारेगा, गोलियां जाया करेगा? सही, आपने मारना है तो को मारो। आप मिसाल देखें ना आईपीपीस के शानदार मुआहदे, इनके शान के शायान शान, वो कहते हैं ना कि वो इतने ज़बरदस्त इन लोगों के मुआहदे हैं कि अब हमें ये कथा सुनाई जाती है कि अगर इस मुआहदों को आगे पीछे किया भारी जुर्माने लग जाएंगे, सॉवरेन गारंटीज हैं, लुट जाएंगे, मर जाएंगे। बात ये है कि माजी का किया हुआ इनका जो जिनसे इनको फ़ायदा हो रहा है, आज 70 सालों के बाद भी हम लोग नुकसान में हैं, खसारे में हैं। आज सारे पड़ गए ना गौर एजाज के पीछे, क्योंकि उसने जलती एक रख के ऊपर पैर रखा। अब उस बेचारे को थ्रेट्स हो रही हैं ये क्यों कर रहा है ये? और भाई वो आवाम के लिए बात उठा रहा है ना। अभी आपका पता नहीं, मैं 2-4 दिन के अंदर आपके पास 7 रुपए 13 पैसे का इजाफा होने लगा है बिजली का। गौर एजाज ने मुझे बताया, मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार 7 रुपए 30 पैसे 13 पैसे ये कहाँ से देंगे? ये हम तो रो रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, बिजली के बिल देखो, और फिर साथ मजे की बात देखो, जो 200 यूनिट है हम उनको फ्री कर देंगे। ओ भाई क्यों तुम फ्री करोगे? ये क्या आपकी अपनी पर्सनल बिजली है? ये क्या बात हुई? अगर फ्री करोगे, जो आप और मैं हम दूसरे टैक्स दे रहे हैं, आपने हमें ठोक देना उधर। आई मीन ये देयर मैनेजमेंट इज 0-0। यू कांट डू दैट। आपको हर एक को एक टेबल पे लेके आओगे, कीप एवरीबॉडी इन द सेम ब्रैकेट, यस देन वी हैव अ चांस। अदरवाइज जो एक बंदा था ना वो कह के चला गया, अल्लाह ही हाफिज़ है फिर पाकिस्तान का। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया का। जमीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।